ये अब हाइब्रिड सर्किट हम लोगों ने बना लिया। जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास V2 विच इज़ योर, जो हमारे कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज आएगी वो कितनी होएगी, आउटपुट करंट इनटू द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। क्योंकि इन आउटपुट की जगह पे कलेक्टर ने जहाँ पे हमें आउटपुट दी थी उसके पास हमने क्या था, एक टैंक सर्किट लगाया था विच वॉज कनेक्टेड विद, जिसकी अपनी एक प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर एक इम्पिडेंस सर्किट बन गया। तो अब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज V किसके बराबर होता है, I इंटू आर। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी, आउटपुट करंट इंटू योर टोटल इम्पिडेंस, राइट। अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव साइन है करंट की डायरेक्शन के कारण, यहाँ पर ये डायरेक्शन है इस वजह से। अब उसमें अब मेरे को इतना पता है कि Z की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है L/RC। मैंने V2 में बस वो सब्सिट्यूट कर दी और मेरे पास ये टर्म आ गई। लेट अस से दिस इज इक्वेशन A। नाउ कंसिडरिंग दिस पॉइंट Q, यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ फॉर करंट लगाएंगे। करंट का किरचॉफ्स लॉ कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट एग्जिटिंग। अब पॉइंट Q के ऊपर एंटर कौन सा करंट कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है। एग्जिट कौन सा कर रहा है, एक तुम्हारा ये आउटपुट करंट जो यहाँ से इनपुट से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, एग्जिट कर रहा है, नीचे को जा रहा है। और एक जो अक्रॉस तुम्हारे पास HOE के तुम्हारे पास आउटपुट करंट आ रहा है वो। सो I2 किसके बराबर होगा, एक तरफ I2 आ गया बिकॉज इट इज एंटरिंग और दूसरी तरफ एग्जिटिंग करंट होगा। दैट इज योर HOE इंटू योर V2 प्लस HFE इंटू योर IB, राइट। ये तुम्हारे पास आ गया एंटरिंग एट पॉइंट Q। ये जो करंट है दैट इज करंट अक्रॉस योर आउटपुट एडमिटेंस HOE। ये जो करंट है इट इज द करंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर इनपुट टू आउटपुट। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडिफिकेशंस करने के बाद इसकी इक्वेशंस कुछ इस तरह से बना लेते हैं, राइट। सो दैट कि I2 वाली चीज़ कॉमन आ जाए एंड बाकी सब एज इट इज, राइट। बिकॉज यहाँ पर हमने V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी थी। V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आ जाएगा। लेट अस से दिस इज योर B एंड लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर C. Now we have to calculate the current which is flowing through your inductor loop. अब जो भी ऑसिलेशंस आ रही थी, टैंक सर्किट क्या कर रहा था, उसमें जो कलेक्टर करंट हमारे पास आ रहा था वो सारा का सारा टैंक सर्किट में जा रहा था। अब हमें एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मतलब यहाँ ये कह लो कि कितना करंट हमारा इसके थ्रू फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। एंड लेट अस से दैट इज I1 को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने करंट का डिवाइडर रूल लगाया, राइट। अब ये जो करंट है वो एक कैपेसिटर में भी डिवाइड हो रहा है और मतलब I2 का कुछ पार्ट कैपेसिटर में जा रहा है और कुछ पार्ट जो है वो तुम्हारे इस लूप में से जा रहा है, राइट। सो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस केस में वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज विल बी जो वोल्टेज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, राइट। तो वो क्या होगा, करंट I2 का वो पार्ट, करंट I2 का वो पार्ट जो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, I2 अपॉन JWC विच इज योर रिएक्टेंस, राइट। करंट क्या होता है, V/R। तो इस केस में ये तुम्हारा V बन गया और ये तुम्हारी टोटल इम्पिडेंस बन गई, राइट। ये वोल्टेज आ गई। वोल्टेज क्या हो गई, वोल्टेज अक्रॉस योर कैपेसिटर। दिस इज योर करंट I2 विच इज फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर। तो ये तुम्हें क्या दे देगा, करंट थ्रू योर लूप L। अब या उसके बाद current through L will be equal to the voltage at the capacitor region upon whole of its impedance. Now let us say this is your equation number D. Now we can solve this equation and you will get something like this. Multiply and divide by omega, you will get this. Omega square is equal to 1 upon LC. Substitute with the value of omega square here और ये टर्म बन जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास आ गई। अब करंट I1 विच इज फ्लोइंग थ्रू योर इंडक्टर कॉइल L, वो किसके बराबर आ गया, -JI2 ω L/R। करंट यूजुअली क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो अल्टीमेटली दिस इज सम काइंड ऑफ वोल्टेज, न्यूमरेटर सर्व्स एज वोल्टेज। अब अगर ये मेरे पास थी लूप के लिए एंड मेरे पास L और L1 जो है वो मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो करंट I1 जब हमारे पास फ्लो करेगा लूप L1 में से, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जो होगा, करंट I1 जो है वो लूप L में से फ्लो करेगा तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो लूप L1 में भी जाएगा। देयर विल बी सम ड्यू टू मैग्नेटिक कपलिंग, राइट। सो करंट I1 जो है
एल इंडक्टर लूप से फ्लो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, L1 लूप में एक वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है। अब ये वोल्टेज है, तो L1 लूप की वोल्टेज क्या होगी, -j I1, I2 की जगह I1 हो जाएगा, ओमेगा इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस M, दैट इज योर j⍵m I1, and this is your voltage developed between the two loops, that is your primary and secondary coil. अब हम चलते हैं, इफेक्टिव इम्पिडेंस निकालनी है हमें सेकंड सर्किट में। अब सेकेंडरी सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट कौन सा है, ये था तुम्हारा प्राइमरी सर्किट सारा का सारा। सेकेंडरी सर्किट है जो तुम्हारी फीडबैक कॉइल के साथ सर्किट कनेक्टेड है। सो इस सर्किट में टोटल इम्पिडेंस कितनी होगी, एक तो इसकी कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, वो क्या होएगी, जैसे हमने अभी निकाली थी, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस j⍵L1, राइट। एक तुम्हारे पास आ जाएगी ये रेजिस्टेंस RB, एक तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गई HIE, ये वाली। बट जो रेजिस्टेंस RB है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ योर इंडक्टर लूप L1. So ultimately we can neglect this and we are left with the total impedance या effective impedance of secondary circuit B RB plus HIE. अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, इस सर्किट में हमने क्या लगाया, वोल्टेज का किरचॉफ्स लॉ लगाया। वोल्टेज का किरचॉफ्स लॉ क्या है, वो कहता है कोई भी अगर हमारे पास सर्किट क्लोज्ड सर्किट है या क्लोज्ड लूप है तो करंट्स फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन विल सम अप इक्वल्स टू 0। अगर करंट कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके साथ वो प्लस माइनस का साइन लग जाता है, राइट। करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो अल्टीमेटली जब मैंने इसके ऊपर वो लगाया किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज लॉ लगाया तो उसको सॉल्व करके हमने बेस करंट की वैल्यू निकाल ली विच इज टर्म्ड एज इक्वेशन F। अब इसमें मेरे पास मैंने पीछे I1 की वैल्यू भी निकाली है, मैंने V2 की वैल्यू भी निकाली है। I1 और V2 अब मैंने दोनों को इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया और मेरे पास ये इस टाइप की इक्वेशन आ गई। ओके अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी ब्रैकेट ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई दिस होल टर्म विद दिस एंड मल्टीप्लाई दिस विद दिस, R और RC को, अब ये टर्म पूरी की पूरी मैंने साइड पे निकाल ली, I2 कॉमन था वो निकाल लिया, J² -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये ω² ML बन गया, HREL हो गया और ये एज इट इज आ गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर G जहां पे तुमने IB की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब IB की ये वैल्यू को हम हमारी पिछली इक्वेशन जो हमने कैलकुलेट करी थी ये वाली C इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हमें I2 गिवन था, IB यहाँ था, IB की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जब हमने IB की ये वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, यहाँ से हम I2 और I2 कैंसिल कर सकते हैं, ये चीज़ बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ये वाली चीज़ बन गई थी I2 को कट करने के बाद। अब हमें पता है ω² जो होता है वो 1/LC के बराबर होता है, तो हमने क्या किया, ω² की जगह पे 1/LC सब्सटीट्यूट कर दिया और ये इस तरह से कुछ बन गया।